जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे लेकर आए हैं MySQL डेटाबेस का प्रो एक्सटेंशन। इससे पहले हमने और एक MySQL डेटाबेस का एक्सटेंशन बनाया था जिसके अंदर काफ़ी लोगों को कुछ रन टाइम एरर का इशू देखने को मिला है और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये वाला एक्सटेंशन हमने इस वेबसाइट को फॉलो करके यहाँ से बनाया था। जैसे कि इसके अंदर वेब कंपोनेंट के अंदर किस तरीके से MySQL डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। और हमारा एक्सटेंशन का जो भी PHP स्क्रिप्ट था और ये वाला वेब कंपोनेंट का यूज़ करके करने का दोनों सेम ही था। इसमें क्या है कि हम अपने ऐप से MySQL क्वेरीज को यहाँ पे सर्वर तक भेजते हैं और उस हिसाब से डाटा को रेस्पॉन्स करते हैं। और वेब कंपोनेंट के साथ अगर हम रेस्पॉन्स को सेंड या रिसीव करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ भी रन टाइम एरर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेरा एक्सटेंशन में भी वेब कंपोनेंट ही यूज़ किया गया था। तो डायरेक्ट वेब कंपोनेंट के साथ क्या था कि हम यहाँ पे जो भी हमारा SQL क्वेरी है उसको मैन्युअली लिखना पड़ता था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और मेरा पहले वाला जो MySQL एक्सटेंशन था उसमें मैंने जो भी MySQL क्वेरी है उसको मैन्युअली ना लिख के उसको हमने थोड़ा सा ईजी कर दिया था इसमें। और उसके बाद हमने अभी इसका प्रो वर्जन लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नए ऑप्शंस जो कि देखने को मिल जाता है। और इसमें एक ख़ास बात है कि आप अपने एप्लीकेशन से MySQL का जो भी क्वेरी है उसको आप डायरेक्टली सेंड नहीं करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन से JSON फॉर्म में डाटा को अपने सर्वर में भेजते हैं। और इसमें हमने कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम का भी ख्याल रखा है। जैसे कि इसके साथ हमने API की एक्सटेंशन का यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया है। जैसे कि हमने लेटेस्ट OneSignal एक्सटेंशन के साथ भी हमने वो वाला एक्सटेंशन को यूज़ करने के बारे में अपनी पोस्ट में लिखा है। तो ये वाला एक्सटेंशन क्या है कि आपकी जो भी सर्वर की API की है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक्योर कर देता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं MySQL एक्सटेंशन के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप जो कि बढ़िया तरीके से अपना जो भी टेबल है उसको क्रिएट कर पाएंगे। और जो भी आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उस टेबल के अंदर आप मल्टीपल और कॉलम ऐड कर पाएंगे। और कोई भी टेबल में से आप चाहे तो अपने हिसाब से कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं और रो को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि वो सभी MySQL का जो भी बेसिक आपको फीचर्स मिलता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और रो को क्रिएट करने के साथ साथ आप चाहें तो उसको अपडेट कर सकते हैं या अपडेट नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और रो को क्रिएट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मल्टीपल रो क्रिएट करना है या मल्टीपल रो को अपडेट करना है ये सारा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर बताया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से भी इस पोस्ट को आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रिएट मल्टीपल कॉलम के साथ जो भी प्रीफर्ड डाटा टाइप है इसमें MySQL के साथ आपको काफ़ी सारे डाटा टाइप देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप के बारे में बताया। तो इससे पहले आपको सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वाला एक्सटेंशन आप जैसे ही हमारी डिपोज एप्लीकेशन से बाय करेंगे तो वहाँ से आपको इसका जो भी प्रोजेक्ट AI फाइल है वो वाला आपको कोडिलर या ऐप इन्वेंटर या कहीं से भी आप जो भी डेमो AI फाइल दिया है उसमें से जो भी उसका जो भी एसेट फोल्डर होगा, एसेट फोल्डर को आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इसका PHP सर्वर का zip फाइल को अपलोड जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने PHP सर्वर का zip फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 000 वेब होस्ट का ही यूज़ किया है जो टेस्टिंग पर्पस के लिए। और आप लोकल होस्ट में भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। और आप इसका जो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर के अंदर हमने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया है। बाकी इस zip फाइल के अंदर आपको 3 फाइल मिलेगा। एक है server.php, एक है function.php और एक है config.php। आपको बस यहाँ पे config.php के अंदर ही जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें कई लोगों का सवाल होता है कि यहाँ पे जो भी इसका API की है वो कहाँ से मिलेगा। तो API की है आपका यूनिक पासवर्ड है जो आपका सर्वर का एक्सेस की है वो आपको खुद जनरेट करके यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। मैं अलग से कोई आपको API की नहीं देने वाला हूँ। तो ये चीज़ है। अब ऐसे मैंने एक URL यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप API की को जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जनरेट करके कोई भी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जहाँ भी API की का रिक्वायरमेंट हो आप इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ नहीं किया है। आप उससे ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ करके और भी स्ट्रॉन्ग API की जनरेट करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप सही तरीके से API की लगाना
पहला काम है अपने config.php फाइल में API की सेट करना, दूसरा काम है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम जो कि लोकल होस्ट रहेगा वो कि यहाँ पे है, आप अपने होस्टिंग के अंदर जो भी MySQL डेटाबेस है उसका जो भी सर्वर नेम आपको यहाँ पे आपकी डैशबोर्ड में दिखाई देगा, उस हिसाब से आप सर्वर नेम कोई अलग भी हो सकता है तो वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी यूज़र नेम, पासपोर्ट और डाटाबेस नेम, ये सारी चीज़ें आप जैसे ही अपने होस्टिंग में MySQL डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप जो यूज़र नेम, पासपोर्ट आप उस जो भी डाटाबेस है आपका उसमें क्रिएट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे 00 जो वेब होस्ट के अंदर नीचे आप जाएंगे, जैसे MySQL डेटाबेस का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आपकी जो भी होस्टिंग है उसके अंदर भी MySQL डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे जैसे आप MySQL डेटाबेस के अंदर आपने कितने जो भी डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसका नेम, यूज़र आईडी, होस्ट नेम, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो होस्ट नेम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लोकल होस्ट दिखा रहा है और यूज़र नेम यहाँ पे दिखा रहा है और नेम यहाँ पे दिखा रहा है जो भी डाटाबेस का नेम है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला डाटाबेस क्रिएट किया है जो कि मेरा 00 जो वेब होस्ट के अंदर ये वाला डाटाबेस है और इस डाटाबेस का ये ओपन है। इसके अंदर अब मैंने फ़िलहाल कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट नहीं किया है, सब कुछ मैंने एम्प्टी करके रखा है। तो अभी मैं ये वाला जो प्रोजेक्ट मैंने कोटलियर के अंदर बनाया है इसको वैसे मैं लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट करके, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रिस्क पे इसमें जो API की है सर्वर URL वो अपने रिस्क पे डालें, क्योंकि हम सर्वर और एक्सटेंशन को जितना भी सिक्योर कर ले, अगर API की वो URL मिल गया, अगर किस तरीके से रिक्वेस्ट भेजना है ये अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी आपकी सर्वर को एक्सेस कर सकता है, इतना भी कोई भी ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं जो भी आपका सिक्योर जो भी सर्वर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो भी एक्सेस की होता है उसको जितना हो सके उतना सिक्योर करके अपने यूज़ करना ही सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए मैंने जो कि आपको बताया कि मेरा API की एक्सटेंशन जो कि ये है, तो ये वाला एक्सटेंशन का बेसिकली लोगों को इसमें थोड़ा सा डाउट भी है कि ये किस तरीके से आपकी API की को सिक्योर करता है, क्या ये सच में काम करेगा या फिर भी इसमें कुछ बग है या क्या है। तो मैं बस सिंपली यही कह सकता हूँ कि ये वाला एक्सटेंशन आपकी API की को 99% तक सिक्योर कर सकता है। जैसे कि ये वाला एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से काम करता है। मैंने एक न्यूट्रॉन के अंदर डेमो प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे आप इस एक्सटेंशन को बाय करेंगे तो मैं एक्सटेंशन के साथ आपको ये डेमो AI फाइल दूंगा। तो सिंपल सा काम है, इसके अंदर स्क्रीन 1 के अंदर 2 बटन रखा है, जनरेट API एंड डिकोड API। तो जैसे ही हम जनरेट API बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमने 2 स्क्रीन क्रिएट किया हुआ है, जनरेट API एंड डिकोड API। तो सबसे पहले आपको सिंपल सा काम है, जनरेट API स्क्रीन के अंदर आपको API की जनरेट करना है और डिकोड API स्क्रीन के अंदर आपको API की डिकोड करना है। पहले आपको जनरेट करना है, फिर जनरेट API स्क्रीन को आप रिमूव कर देना है। कहीं पे भी आपको API की ब्लॉक में मेंशन नहीं करना है, सिर्फ डिकोड API स्क्रीन का या ब्लॉक का यूज़ करके आप अपनी API को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है। बस ये किस तरीके से काम करता है, जनरेट API स्क्रीन पे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स में आप API को फिल करेंगे और जनरेट API बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक इनकोडेड फाइल जनरेट होगा। वो वाला फाइल आपको अपने प्रोजेक्ट एसेट में अपलोड कर देना है। जैसे आप अपने प्रोजेक्ट एसेट में, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगर प्रोजेक्ट एसेट में हम इसको डालेंगे तो कोई इसको पता कर लेगा या वो एसेट फाइल को अगर ओपन करके वहाँ से डिकोड कर लेगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमने इसको इनकोड फाइल को जनरेट किया है। तो इसको डिकोड करने का बस एक ही सिस्टम है, आपका जो भी एप्लीकेशन जिस प्रोजेक्ट में आपने वो इनकोडेड फाइल जनरेट किया है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने वो इनकोडेड फाइल जनरेट किया है और जो एक्सटेंशन मैंने आपको दिया है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर मैंने किसी और को भी वो एक्सटेंशन दिया है, वो अगर आपके साथ मैच नहीं करता है तो वो डिकोड नहीं होगा। अगर आपने वही फाइल किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया फिर भी डिकोड नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने इसको बनाया है ताकि कोई भी आपकी API को डिकोड ना कर पाए। तो आप बेझिझक उस जो भी फाइल है, इनकोडेड फाइल है, उसको आप अपने एसेट में यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स इट। कुछ इस तरीके से आप इसको अपने प्रोडक्ट में यूज़ करना है। बाकी
जैसे पहली बार मैंने फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि पहली बार आपको जनरेट एपीआई आपने आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप अभी तक डायरेक्टली एपीआई की को ब्लॉक में सेट करके ही यूज़ करते आ रहे हो, तो उसमें बस क्या करना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्या करना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में और एक स्क्रीन क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जनरेट एपीआई करके कर लिया है, तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में एक स्क्रीन क्रिएट कर लिए, जनरेट एपीआई वाला आपने सिस्टम बना लिया, या किसी उसी कोई एग्जिस्टिंग स्क्रीन में ही आपने ऐसा ब्लॉक बना लिया। तो इसमें थोड़ा सा इजी होने के लिए आप अलग से स्क्रीन बना के वहाँ पे जनरेट एपीआई करके फाइल को जनरेट कर लिया। फिर वो जनरेट एपीआई वाला स्क्रीन को रिमूव कर देना है और फिर सिर्फ आपको डिकोड एपीआई वाला ब्लॉक आपको जहाँ जहाँ आपको एपीआई की को एक्सेस करना है उसमें आपको फाइल जो भी एसेट का फाइल नेम है वो देना है, और कहीं पे भी आपको ब्लॉक में अपना एपीआई की सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को भी डिकोड कर सकते हो। आपने अगर पहला डिकोड कर लिया तो यहाँ पे मिल गया, तो उसके बाद दूसरा भी आप जो भी डिकोड कर सकते हो, 1 बाय 1 आप मल्टीपल जो भी आपका फाइल्स है उसको डिकोड कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही के लिए नहीं है, मतलब एक एपीआई की को ही आप इनकोड नहीं कर सकते हो या डिकोड नहीं कर सकते हो। तो अपने अगर मल्टीपल आपका एपीआई की है और यूआरएल्स है, यूआरएल्स वगैरह इतना अगर यूआरएल्स किसी को मिल भी गया तो एपीआई की को नहीं होने से वो कहीं भी मतलब जो भी कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। तो यूआरएल से ज़्यादा एपीआई की आपको सिक्योर करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ है। बाकी हमने एपीआई के बारे में जितना भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं तो उसके रिलेटेड। तो बाकी मैंने पोस्ट में भी सारी चीज़ें बताया हुआ है कि किस तरीके से ये वाला एक्सटेंशन काम करता है और आपको किस हद तक सिक्योर आपको देता है। और अभी हम वापस चलते हैं हमारी माइस्क्वेल डेटाबेस एक्सटेंशन के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ टेबल वगैरह क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से होता है। तो बाकी ये मेरा डेमो एप्लीकेशन है, डेमो प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने डायरेक्टली सब कुछ यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से अपनी मेन प्रोजेक्ट में जो आप रिलीज़ करने वाले हैं उसमें आप इस तरीके से यूज़ करने का मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे ये मेरा लाइव सर्वर का यूआरएल है। तो यहाँ पे हमने वो फाइल जैसे कि public.html फोल्डर के अंदर इस फोल्डर के अंदर हमने ये जो मैंने PHP सर्वर का फाइल है वो मैंने अपलोड कर दिया। और यहाँ पे config.php के अंदर हमें क्या क्या सेटअप करना है वो हम इसमें देख लेते हैं। मेरा ये है config.php फाइल, इसमें API की आपको यहाँ पे सेट कर देना है, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासपोर्ट, डाटाबेस नेम। ये सब कुछ अगर आपने सही तरीके से सेटअप किया है तब आपका डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला यूआरएल है। अगर ये वाला यूआरएल जो भी आपका डोमेन नेम है उसके बाद जिस फोल्डर में आपने अपलोड किया है उसके बाद server.php ये वाला यूआरएल आपको लेना है। नॉर्मली अगर किसी को यूआरएल मिल भी गया तो यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आएगा। तो ये यूआरएल कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा सर्वर के साथ पोस्ट रिक्वेस्ट, जैसे हम इसके साथ एपीआई की और जेसन डाटा इसके साथ देंगे तभी वो रेस्पॉन्ड करेगा और तभी वो अपने जो भी आपका माइस्क्वेल डेटाबेस है उसमें जो भी अपडेट करना है या क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें करेगा। डायरेक्टली ये यूआरएल ओपन करने से कुछ भी नहीं होगा, और ये यूआरएल अगर किसी को पता भी चल गया तो उससे कुछ भी नहीं होगा, बस एपीआई की को सिक्योर करना है। जैसे हमने ये जो कि लाइव सर्वर है और यहाँ पे मैंने ये एपीआई की सेट किया हुआ है और ये लोकल होस्ट के साथ मैंने टेस्ट किया था। तो अभी मैं इसमें से एपीआई की को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जो कि तो हम जाते हैं फाइल मैनेजर में और public.html और MySQL एक्सटेंशन के जो भी फोल्डर है उसके अंदर जाके config.php फाइल के अंदर जो भी हमें सेटअप करना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी मैं इसको जो भी एपीआई की हमने यहाँ पे सेटअप किया है वही एपीआई की हमें ले जाके इसमें देना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं वही एपीआई की। तो लाइव सर्वर के अंदर हमने यूआरएल और एपीआई की ये सब आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे हमने सेटअप करके अभी दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पे पहले तो ये सेटअप कर लेना है, ये प्रोसीडियर हमने बनाया, फिर ये प्रोसीडियर को हमने कॉल किया, लाइव सर्वर को हमने यहाँ पे सेटअप किया, फिर इनिशियलाइज सर्वर को आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है।
तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कंपेनियन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे बटन्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो क्रिएट टेबल बटन पे हम जैसे ही जो भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमें मिल जाता है ऑन टेबल क्रिएट। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और जैसे ही हम डाटाबेस के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेबल कुछ माई टेबल करके क्रिएट हो चुका है और आईडी कॉलम 1 कॉलम 2। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे उसमें क्या डाटा टाइप आपने यूज़ किया है उस हिसाब से ही आपका टेबल काम करेगा। तो डाटा टाइप के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे बता लेते हैं। तो जो कि अभी तक हमने यहाँ पे जो भी आपका PHP सर्वर है उसके बारे में बताया, config.php को कैसे सेटअप करना है, बाकी सर्वर URL यूज़र नेम ये सारा कुछ हमने यहाँ पे बताया और API की को सिक्योर करने के बारे में बताया और स्किन इनिशियलाइज में आपने ये सारा चीज़ सेटअप किया। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या क्या कॉलम का डाटा टाइप मिल जाता है। तो आपको अगर MySQL डेटाबेस का थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर आपको MySQL क्वेरीज का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आपको ये सारे डाटा टाइप के बारे में ज़रूर मालूम होगा। तो टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर आप जो भी आपका टेक्स्ट वैल्यू है वो आप रॉ में स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी इंटेंट डाटा टाइप है उसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको गौर करने वाले है कि इंटेंट प्राइमरी ये वाला क्या है, इसमें आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी प्राइमरी होगा, आपने अगर इंटेंट प्राइमरी यूज़ किया और उसमें एक यूनिक आईडी आपने सेट कर दिया 1 और इस रो को आपने प्राइमरी सेट किया है वो वाला कॉलम को, तो और डुप्लीकेट कॉलम जो कि उसी आईडी से क्रिएट नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्राइमरी जो भी कॉलम है ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी MySQL डेटाबेस के लिए, जिससे ही आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो कि इसके बाद बिग इंटेंट, जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट का जो कि काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मिल जाता है वर्सर करके। तो इसमें आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको कितने लेंथ का न्यूमेरिक या स्ट्रिंग दोनों टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर होगा और इसमें आप लेंथ को सेट कर सकते हैं। और इसके बाद और एक है वर्सर प्राइमरी करके, जिसमें आप वो लिमिटेड लेंथ का जो भी आपका कॉलम का डाटा है वो आप इसको प्राइमरी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का डाटा टाइप आपको कॉलम क्रिएट करते वक्त यूज़ करना है, जैसे कि कॉलम नेम और डाटा टाइप टेक्स्ट हो गया, डाटा टाइप इंटेंट हो गया, डाटा टाइप जो भी इंटेंट प्राइमरी हो गया और डाटा टाइप बिग इंटेंट प्राइमरी हो गया और डाटा टाइप वर्सर मैक्स 20 या उससे भी आप जितना लेंथ का आप वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं मैक्सिमम वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। या इसमें बाकी सब में वैल्यू कितना लंबा होना चाहिए वो लिमिटेशन आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आप लिमिटेशन को सेट कर पाएंगे और इसको उस हिसाब से आप वर्सर प्राइमरी के अंदर वो जो भी लिमिटेड वैल्यू है उसको प्राइमरी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको डाटा टाइप देखने को मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलम को हम लिस्ट में किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स को क्रिएट करने का 2 एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल के अंदर हमने प्राइमरी इंटेंट कॉलम 1 का है और कॉलम 2 के अंदर हमने टेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करना है। तो इसके लिए हमने टाइप इस तरीके से टेक्स्ट लगाया है। तो अगर आप सिर्फ एक ही कॉलम को प्राइमरी रखना चाहते हैं और जिसमें इंटेंट यूज करना चाहते हैं और बाकी सब में टेक्स्ट वैल्यू ही स्टोर करना है, तो आप जो भी नेक्स्ट जो एग्जांपल है उस तरीके से भी आप अपना कॉलम्स का लिस्ट है वो क्रिएट कर पाएंगे। फिर टेबल क्रिएट करने के लिए बस आपको टेबल का नाम देना है और कॉलम्स जो आपने लिस्ट बनाया है वो आपको इसमें दे देना है। बस आपका टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी एग्जिस्टिंग पहले अगर आपने टेबल क्रिएट किया उसी में अगर मोर कॉलम ऐड करना है तो इसमें आपको इस तरीके से डाटा टाइप के साथ आप कॉलम को मोर कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो ये इसमें आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा ऑन कॉलम एडेड। अगर आप किसी टेबल में से और कॉलम को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव कॉलम ब्लॉक का यूज़ करके यहाँ से आप रिमूव कर पाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट रो वाला ब्लॉक मिल जाता है जिसमें आप
टेबल नेम और जो भी कॉलम है उसका नेम को यहाँ पे देना है और उस हिसाब से वैल्यू इसमें सेट करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक अपडेट वाला ब्लॉक मिल जाता है। तो हमने अलग से अपडेट रो वाला ब्लॉक नहीं बनाया है, उसी क्रिएट रो के अंदर अपडेट ट्रू या फॉल्स कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये अपडेट वाला ब्लॉक यहाँ पे किस तरीके से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो वैल्यू अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइमरी की होना पड़ेगा, मतलब जो भी प्राइमरी डाटा टाइप के साथ जो भी कॉलम है वो होना पड़ेगा और उसी को टारगेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आपका जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा। अगर आपने एक भी कॉलम को प्राइमरी सेट नहीं किया है तो आपका हर बार जैसे आप अगर अपडेट शुरू भी करेंगे फिर भी आपका वैल्यू को अपडेट नहीं होगा और ये न्यू क्रिएट हो सकता है उस तरीके से। तो यहाँ पे अभी हम जैसे कि यहाँ पे ऐड मोर कॉलम ये वाला बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जिसके अंदर हमने ब्लॉक यहाँ पे सेट किया हुआ है ऐड मोर कॉलम, और इसके अंदर जैसे हम और ऐड मोर कॉलम जैसे हमने किया तो कॉलम ए पे ऐड हो चुका है। तो ऐड मोर कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे मोर कॉलम को यहाँ पे हमने ऐड किया और उसी कॉलम को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रिमूव कॉलम पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा कॉलम रिमूव हो चुका है। और उसके बाद अगर हम इसमें वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट रो ये वाला ऑप्शन के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, क्रिएट रो हमने किया और यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और अपडेट को हमने फॉल्स कर रखा है तो यहाँ पे हमारा रो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ID 1 वैल्यू ए वैल्यू बी करके यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे स्टोर हो चुका है। और फिर उसके बाद हम क्रिएट दोबारा अगर हम इसी को करना चाहें तो ये जैसे ही अभी हमने दोबारा कॉलम क्रिएट किया, रो क्रिएट किया, अपडेट फॉल्स है फिर भी नया वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गया। तो क्योंकि इसका रीज़न क्या है, हमने आईडी को टेक्स्ट ही रखा है तो आईडी को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ये वाला ब्लॉक के बजाय हम इंटेंट प्राइमरी करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमें टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल डिलीट हो चुका है और हम फिर से टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ID कॉलम 1 कॉलम 2 फिर जैसे हम क्रिएट रो जैसे ही हम करेंगे तो हमारा रो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और फिर हम दोबारा अगर रो को क्रिएट करना चाहेंगे तो अभी यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल जाएगा डुप्लीकेट क्रिएटिव। तो अगर हम अपडेट करना चाहते हैं वैल्यू को तो अभी हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपडेट को शुरू कर दिया और अभी फ़िलहाल इसमें ID जो भी वैल्यू है वो 1 है और जो भी ID 1 है वैल्यू A है और वैल्यू B है। तो हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, वैल्यू न्यू वैल्यू कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम क्रिएट रो दोबारा करते हैं और फिर ये अपडेट हो जाएगा है वैल्यू, जो भी वैल्यू है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो अपडेट को ट्रू रखेंगे और प्राइमरी की अगर हम रखेंगे अगर कॉलम में और तो हमारा यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये अपडेट हो जाता है। और फिर उसके बाद गेट रो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गेट रो आप जैसे ही करेंगे तो आपका जो भी वैल्यू है वो आपको रो के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये आपको जेसन फॉर्म में मिलेगा और उसमें से आप डाटा को या अपने अगर मल्टीपल कॉलम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो किसी स्पेसिफिक कॉलम का आपको डाटा चाहिए तो अब बस यहाँ पे गेट आइटम वाला एक ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। तो गेट आइटम वाला ब्लॉक का यूज़ करके आप जैसे अभी रेस्पॉन्स में हमें सभी डाटा मिला है ID 1 कॉलम 1 का वैल्यू है, ये एक जेसन फॉर्म में डाटा जो भी रिसीव हुआ है। तो उसमें से अगर आप सिर्फ कॉलम 1 का डाटा चाहते हो तो इसमें आप ये वाला सेट करके आइटम लगाया और फिर कॉलम का नाम आपने यहाँ पे सेट कर दिया जैसे कि कॉलम नेम, सेम टू सेम यहाँ से हम
गेट करेंगे कॉलम 1। तो जैसे हम गेट रो फिर से करेंगे, फिर सिर्फ हमें यहाँ पे कॉलम 1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे गेट होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो भी कॉलम के आपको वैल्यू चाहिए वो आप गेट पाएंगे, जो कि गेट कर पाएंगे। तो डिलीट रो करने के लिए आपको टेबल नेम देना है और जो भी कॉलम है उसका कॉलम नेम देना है और उसका वैल्यू भी यहाँ पे देना है। तो आपका जो भी रो है वो उसको आप डिलीट कर पाएंगे। जैसे कि आप आईडी को हमने रखा है, तो आईडी यहाँ पे 1 है, तो इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम डिलीट रो कर पाएंगे। तो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ऑन डिलीट रो करके आपको यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल रो को क्रिएट करने का हमने जो भी ब्लॉक है वो दिया है। तो मल्टीपल रो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी आपका कॉलम्स आपने टेबल क्रिएट किया था वो कॉलम को देना है। फिर वैल्यूज़ के अंदर आपको मेक ए लिस्ट करके, और उसके बाद इसके अंदर मेक ए लिस्ट में जो भी आपका कॉलम्स है उस हिसाब से लिस्ट को क्रिएट करना है। जैसे कि ये हमने वैल्यूज़ का पहला आइटम के अंदर हमने आईडीज़ 1 2 3 4 करके रखा है, तो ये सभी आईडीज़ में जाएगा और कॉलम 1 का वैल्यू का ये सारा कुछ कॉलम 1 में जाएगा और कॉलम 2 में जाएगा। तो क्रिएट मल्टीपल रो वाला जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट मल्टीपल रो, तो यहाँ पे मल्टीपल रो इसमें क्रिएट हो चुका है। तो जैसे देख सकते हैं सारा रो एक साथ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो भी लिस्ट का वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहीं से कर पाएंगे। आपको इसमें जो भी वैल्यू है इसमें हम कॉलम 1 की वैल्यू को सेट कर देते हैं न्यू वैल्यू के साथ हम फिर से अगर क्रिएट मल्टीपल रो कर देते हैं तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जो भी न्यू वैल्यू है यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो बस ये ख्याल रखना है कि आपको प्राइमरी की कॉलम के साथ आपको ऐड करना है जो कि आईडी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर आप लूप का यूज़ करके भी फॉर लूप जैसे फॉर एल्स करके आपका अलग लिस्ट है उसमें से भी आप यहाँ पे इसको कर पाएंगे। उसका ब्लॉक हमने कुछ इस तरीके से दिया है। तो लोकल वेरिएबल के अंदर हमने ये सारे लिस्ट क्रिएट कर लिया और इस हिसाब से आइटम को ऐड कर लिया। फिर जैसे वो वाला लिस्ट है ये आईडी का लिस्ट, कॉलम 1 का लिस्ट, कॉलम 2 का लिस्ट, कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल रो को लूप का यूज़ करके भी क्रिएट कर पाएंगे। ये हो गया मैनुअली लिस्ट आप 1 बाय 1 ऐड करके करना, और ये हो गया आप किसी और डाटा को यहाँ पे ऐड करने के लिए कुछ इस तरह का लूप का यूज़ कर सकते हैं। और गेट ऑल रो का ऑप्शन मिल जाता है। तो गेट ऑल रो के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाता है जैसे फिल्टर, लाइक, ऑर्डर बाय। तो उस तरह का आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गेट ऑल रो कर देते हैं और यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो सारे जितने हमने मल्टीपल रो क्रिएट किया था वो सभी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जैसे यहाँ पे हमने बताया फिल्टर, लाइक एंड ऑर्डर, इसके लिए आप अलग अलग आप तरीके से वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं और लाइक वैल्यू को आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं और वैल्यू को ऑर्डर बाय आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई डेट का कॉलम बनाया और आप डेट वाइज आप चाहते हैं कि जो भी लेटेस्ट है वो सबसे पहले आए, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग या डिसअकॉर्डिंग इसको ट्रू या फॉल्स करके आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे पोस्ट में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि कितने टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये हो गया गेट करने का। और फिर आ गया है यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये कंडीशन रो, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर गेट ऑल रो, फिल्टर रो। हाँ, तो गेट ऑल रो का आपको यहाँ पे पहला तो आप सिर्फ टेबल नेम और कॉलम नेम अगर देंगे और बाकी सभी को आप अगर एम्प्टी रखेंगे तो बस एज इट इज़ डाटा आ जाएगा। उसमें कोई भी फिल्टरेशन या कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा गया।
और उसके बाद अगर आप इसके साथ लॉजिक लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं कॉलम 1 की वैल्यू ए है, तो उस हिसाब से आपका वैल्यू फिल्टर होके इसमें आपको मिलेगा। और ये हो गया फिल्टर का ऑप्शन। अगर आप फिल्टर ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वैल्यू लाइक ये टेक्स्ट, अगर आपको किसी कॉलम में ये वाला टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट आपको मिलता है स्टार्टिंग में, ये लाइक वाला ऑप्शन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो कि अलग अलग तरीके से आप माइस्क्वेल के अंदर लाइक वैल्यू को गेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो भी टेक्स्ट है उसके बाद जो भी परसेंटेज देंगे तो स्टार्ट विथ ये टेक्स्ट अगर पहले मिलेगा, तो अगर आप परसेंटेज को लास्ट में देंगे, अगर आप परसेंटेज को पहले देंगे तो ये एंड विथ ये लास्ट में ये टेक्स्ट होगा। तो कुछ इस तरह का आपको लॉजिक अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है लाइक वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और ऑर्डर बाय आप यहाँ पे वैल्यू को गेट करने के लिए जो भी ऑर्डर का कॉलम नेम है वो आप यहाँ पे डेट का कॉलम नेम आप इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया आपको गेट ऑल रो का ऑप्शन। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जैसे आप गेट ऑल रो आपको मिलेगा तो यहाँ पे आइटम्स मिलेगा जिसको कि जेसन प्रॉम में है, और उसमें आप इसका जो भी गेट आइटम साइज़ है वो यहाँ से आप गेट कर पाएंगे कि कितने लेंथ का डाटा है वो आप गेट कर पाएंगे। और लोड जेसन लिस्ट, और इसमें आप जो भी आपने गेट ऑल आइटम ऐड किया है उसका जेसन इसमें आप लोड कर पाएंगे। और जैसे जेसन आइटम आपको मिलेगा उसमें आपको हर एक आइटम का डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा, उस हिसाब से आप डाटा को लिस्ट में ऐड करा सकते हैं या शो करा सकते हैं, कहीं भी आप अपने हिसाब से डाटा को यूज़ कर पाएंगे। तो लाइक रो और फिर उस तरीके से हमने अभी गेट ऑल रो के बारे में बताया। फिर गेट लाइक रो फ्रॉम टेबल। तो गेट लाइक रो जिस तरीके से आप टेबल वाला सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, गेट ऑल रो के अंदर लाइक जिस तरीके से यूज़ करते हैं, तो सेम उसी तरीके से आप लाइक रो के अंदर सिर्फ जो भी वैल्यू आप फिल्टर करना चाहते हैं लाइक डाटा, तो वो आप यहाँ से लाइक रो के साथ आप वैल्यू को फिल्टर कर पाएंगे। और सेम उसी तरीके से इन फिल्टर, तो इन फिल्टर के अंदर आप कुछ इस तरीके से कर पाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, अगर किसी रो के अंदर गेट इन फिल्टर रो, अगर किसी कॉलम के अंदर आपका ये स्पेसिफिक वैल्यू है, तो अगर मल्टीपल रो के अंदर ये कहाँ ये वैल्यू है, आप कौन सा वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, इसका आपको लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं किसी टेबल के अंदर अगर कॉलम के अंदर कोई सिटी का नाम अगर लिख लिया और फिर वैल्यूज़ के अंदर जो लिस्ट हमने क्रिएट किया, जो सिटी का नाम हम यहाँ पे देंगे, तो वो सिटी का जो भी यूज़र होगा या जो भी रो होगा वो सारा लिस्ट आपको उस सिटी का डाटा आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ़िल्टर किया जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, अगर वो जो सिटी आप सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा अगर आप नहीं चाहते हैं, तो नॉट गेट इन रो ये वाला ऑप्शन चाहते थे, तो आपका वो सिटी को बात करके जो भी अलग सिटी का जो भी रो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब उसको वो रो में नहीं दिखाएगा, और बाकी इसमें है कि सिर्फ जो भी वो सिटी आपने सिलेक्ट किया है उसी का रो आपको मिलेगा, और इसमें आपको वो सिटी का रो नहीं मिलेगा, वो दूसरे वाला मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद और एक ब्लॉक है जो कि है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है कंडीशन रो। तो कंडीशन रो वाला ब्लॉक आपको अभी मैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आप क्या है कि लॉजिक लगा सकते हैं, जो भी आप अपने वैल्यू को किसी एक वैल्यू के साथ दूसरे कॉलम के वैल्यू को भी आप यहाँ पे मैच करा के देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है कि नहीं। जैसे कि यूज़र नेम पासपोर्ट हो गया, या कहीं किसी भी तरह का आप डाटा को किसी एक कॉलम के साथ
अगर इस कॉलम का वैल्यू ये है तो दूसरे कॉलम का वैल्यू ये है कि नहीं, आप ये चीज़ मैच करा सकते हो ये कंडीशन रो के अंदर। तो इसमें हमने आप जो कि अलग अलग टाइप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका कंडीशन हो गया, जैसे कि एंड और एंड नॉट। तो पहला कंडीशन आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, अगर कॉलम 1 वैल्यू ए है एंड कॉलम 2 वैल्यू बी है, तभी आप जो भी रो है उसको गेट करें, जो कि करेंगे वो वाला वैल्यू का डाटा अगर मिलेगा, अगर है तो वो आपको मिल जाएगा। तो कंडीशन 2 है, अगर कॉलम 1 का वैल्यू ए है और कॉलम 2 का वैल्यू बी है, उसमें से कोई भी वैल्यू है तो आपको मिलेगा डाटा। अगर कॉलम 1 का वैल्यू ए नहीं है तो आपको चाहिए, तो ये कंडीशन के अंदर भी आपको जो भी रो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो गेट कंडीशन रो के अंदर टेबल नेम और कंडीशंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पे जैसे कि और एक चीज़ कर सकते हैं, जेसन फॉर्म। तो लोड जेसन आप किसी भी फायरबेस का जेसन हो गया या फायरबेस डाटाबेस से भी आप माइस्क्यूएल डाटाबेस में डाटा को सेंस जो कि कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका जो भी वैल्यू है वो कुछ इस तरह का जेसन फॉर्म में, अगर आप फायरबेस डाटाबेस या कहीं भी कोई भी जेसन फाइल के अंदर आप इस तरीके से डाटा को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ से आप इजीली माइस्क्यूएल डाटाबेस में डाटा को स्टोर कर पाएंगे, जो भी आपका लिस्ट ऑफ डाटा होगा। तो इसके लिए हमने जेसन रिक्वेस्ट करके एक ऑप्शन रखा है, डेमो AI के अंदर हमने दिया है। तो डेमो AI, हाँ ये वाला, तो ये वाला मैंने सिंपल सा लिस्ट हमने फायरबेस डाटाबेस में क्रिएट किया था। तो वही आपको, जैसे कि जो भी आपका फायरबेस डाटाबेस का URL है उसके साथ आपको डॉट जेसन आप जैसे लगा देंगे, और रीड एंड राइट उसी ब्लॉक में अगर परमिशन अगर जो भी रीड परमिशन अगर आप देंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे फायरबेस URL का जो भी जेसन है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ इसका जो भी डाटा है उस इस तरीके से बनाया है, ID कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। फिर जैसे हमने वेब रिक्वेस्ट के लिए हमने जेसन रिक्वेस्ट भेजा, फिर जेसन जैसे ही मिलेगा, फिर उसके बाद हमने उसी हिसाब से टेबल हमने क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल कर लिया, फिर लोड जेसन कर लिया। जो भी डाटा हम रेस्पॉन्स में मिला है वो डाटा को रेस्पॉन्स में लोड कर लिया। और जैसे पहले हमें लोड जेसन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे जो भी जेसन में जिस तरीके से डाटा है उसी हिसाब से हमें वो लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीपल रो क्रिएट कर पाएंगे। तो मल्टीपल रो क्रिएट करने का बस यही है कि आप बहुत ही आसान तरीके से जेसन की जो भी डाटा है उसको आप डायरेक्टली माइस्क्यूएल में स्विच कर पाएंगे। अगर डाटा कुछ इस तरीके से होगा, डाटा का फॉर्मेट अगर कोई अलग होगा तो इसको आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये है, तो फायरबेस डाटाबेस टू माइस्क्यूएल डाटाबेस, ये वाला बटन पे अगर हम जैसे क्लिक करेंगे, फायरबेस डाटाबेस टू माइस्क्यूएल डाटाबेस, हाँ तो यहाँ पे मल्टीपल रो जो भी हमारा जेसन डाटा था वो हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जो भी डाटा हमारा जेसन फायरबेस के अंदर था वो सारी डाटा हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप जो भी जेसन डाटा है उसको आप अपने माइस्क्यूएल डाटाबेस में स्विच कर पाएंगे। तो यही सारे आपको ये वाला प्रो वर्जन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये वाला एक्सटेंशन हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इससे रिलेटेड हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।